हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे वन एक्ट प्ले का पार्ट सेकंड। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने उसके डेफिनेशन, उसकी उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी वन एक्ट प्ले का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी चर्चा मैंने की। बट आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि रूट्स ऑफ वन एक्ट प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि वन एक्ट प्ले का रूट कहाँ से है, यानी कि उसकी ओरिजिन कहाँ से है, कैसे वन एक्ट प्ले जो है एग्जिस्टेंस में आया। तो वन बाय वन करके हम जो है चीज़ों को समझते हुए चलेंगे कि क्लासिकल एरा में वन एक्ट प्ले या उसका कैसा स्वरूप था, एलिजाबेथन एरा में क्या होता है, 18th एंड 19th सेंचुरी में कैसे वो उसका थोड़ा सा सेप चेंज होता है, कैसे वो धीरे धीरे जो है इवॉल्व करता है, और 20th सेंचुरी में इसका क्या इम्पोर्टेंट रहता है, इम्पोर्टेंस रहता है, और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। क्लासिकल एरा की बात करते हैं तो क्या है, ग्रीक सटायर, यानी कि हम जानते हैं कि क्लासिकल एरा का मतलब है ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर की बात होती है। तो ग्रीक सटायर प्लेज, यानी ये जो सैटिरिकल प्लेज होते थे, एंड रोमन फार्सेस। फार्सेस क्या होते हैं? बेसिकली फार्स का मतलब होता है कॉमेडी, यानी कि हम इस वर्ड को हम कॉमेडी से रिलेट करते हैं। फार्स मतलब ऐसी कॉमेडी जिसमें बहुत ज़्यादा हंसी होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी एम्बिगुअस तरीके से होती है, उसको हम फार्स कहते हैं। तो ग्रीक सटायर प्ले एंड रोमन फार्स विच वर शॉर्ट, यानी इस तरह के जो होते थे वो शॉर्ट परफॉर्मेंसेस बिटवीन सीरियस एक्ट्स। अब ये सीरियस एक्ट्स क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि सीरियस एक्ट्स का मतलब है बेसिकली इसको हम सीरियस एक्ट का ट्रेजेडी से कोरिलेट करेंगे। सीरियस एक्ट्स में मतलब ट्रेजेडी है जिसमें ब्लड बैथ की बात होती है, रिवेंज की बात होती है। सोफोक्लीज जैसे राइटर थे जिन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे, सीरियस प्लेज लिखे, ट्रेजिक प्लेज लिखे। तो होता क्या है कि जैसा हम सब जानते हैं कि वो चीज़ें जब बहुत सीरियस चलती हैं तो हमें थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ के लिए कुछ बीच में एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो ऐसा ही क्लासिकल एरा में होता था, यानी ट्रेजिक जो सीन्स होते थे वो बहुत ही टेंस होते थे, बहुत ही टेरिफाइंग होते थे। तो बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें होती थी जिसको हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं वन एक्ट की तरह बिहेव करती थी। एग्जैक्टली वन एक्ट नहीं थे, बट ऐसा माना जा सकता है कि क्लासिकल एरा में भी इस तरह की चीजें थी कि जो एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, तो वो हम उसको हम वन एक्ट से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन है। यानी कि ओरिजिन के समय में क्या होता है कि चीजें जो हैं धीरे धीरे इवॉल्व करती हैं, एकाएक वो आके अपने शेप में नहीं आती है। तो क्लासिकल एरा में कुछ ऐसा होता था। एलिजाबेथन एरा में क्या होता है कि द पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय फुल लेंथ प्लेस। अब ये फुल लेंथ प्ले को आप समझ सकते हैं क्या है, 5 एक्ट्स। फुल लेंथ प्ले का मतलब है शेक्सपियरियन जो मोस्ट ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज जो है वो बल्कि सारे वो किस में रहे हैं, 5 एक्ट्स में रहे हैं। यानी कि वन एक्ट, सेकेंड, हर एक्ट का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका अपना एक मैसेज होता है, और धीरे धीरे मतलब ओवरऑल 5 एक्ट्स जो होते हैं वो तो एक सिंगल मोटिव को लेके चलते ही है, बट ये 5 एक्ट्स के होते थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं वन एक्ट की। तो एलिजाबेथन टाइम पीरियड में क्या होता था, बेसिकली हम फुल लेंथ देखते हैं, चाहे क्रिस्टोफर मार्लो हो, चाहे शेक्सपियर हो, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स ड्रामेटिस्ट हुए। बट लेकिन उसके बीच भी एक चीजें ऐसी आ रही थी जैसे इंटरलूड्स। आप यहाँ देख सकते हैं इंटरलूड्स, शॉर्ट कॉमेडिक प्लेस, ठीक है। इंटरलूड्स क्या होता है, बीच का इंटरवल आप समझ लो। अगर इंटरलूड्स को समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे थिएटर में मूवी चलती है और आप देखने जाते हो, तो बीच में इंटरवल होता है जस्ट फॉर द रिफ्रेशमेंट, यानी कि चीजें अभी भी वो दिमाग में चलती हैं, बट बीच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं, देन अगेन आप वापस आते हैं। तो इंटरलूड भी कुछ ऐसा होता था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मर्डर इन द कैथीड्रल। अगर आप पढ़ते हैं, टी.एस. एलियट ने लिखा है, बीच में इंटरल्यूड्स हैं, ठीक है, जिसमें टॉमस बेकेट आते हैं, वो एक लंबी स्पीच देते हैं और कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि जो चीजें हो रही है उसका क्या आउटकम हो सकता है। तो एक तरह से रिलीफ होता है, जो टेंस मोमेंट है वो भी एक रिलीफ का काम करता है। यहाँ पे इंटरल्यूड्स हैं जो कि बेसिकली कॉमेडिक प्लेस में कहलाती थी। गेंड पॉपुलैरिटी, जॉन हेवुड नाम के एक जो ड्रामेटिस्ट थे, is notable for writing short interludes with satirical and moral कंटेंट की बात हो रही है, यानी कि वो सैट्रिकल होते थे और मोरल बेस्ड प्लेज होते थे। और खास करके कौन से व्यक्ति, जॉन हेवुड जो है एलिजाबेथन टाइम पीरियड में। तो इंटरलूड भी कहीं ना कहीं वन एक्ट प्ले को इवॉल्व होने में हेल्प करता है। 18th एंड 19th सेंचुरी की बात करते हैं, क्या है, इन द 18th सेंचुरी वन एक्ट प्लेज इवॉल्व इनटू आफ्टर पीसेस। अब ये ध्यान देने वाली बात है, आफ्टर पीसेस, लाइट कॉमेडीज परफॉर्म्ड आफ्टर मेन ड्रामास, यानी कि मेन ड्रामा जो हमारा मुख्य ड्रामा होता था उसके अंत में, यानी कि उसके एंड में जो है
वो जो परफॉर्मेंस होती थी उसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर पीस। तो एक तरह से आफ्टर पीस भी वन एक्ट प्ले का ही एक स्वरूप है, यानी उसको भी इवॉल्व करने में आफ्टर पीस हेल्प करता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें कब होती थी, 18th एंड 19th सेंचुरी में इस तरह की चीजें होती थी। बात करते हैं however towards the end of the 19th century, end of the 19th century obvious सी बात है कि हम 20th century की तरफ आगे आते हैं। one act drama as form used as curtain raisers। अब ये curtain raisers क्या है, ये वर्ड फेमिलियर होंगे, अगर नहीं फेमिलियर है तो आज हम इसको समझ सकते हैं। a performance that opens a show or event for the main attraction। अब ये curtain raisers क्या होता है, यानी पर्दे का उठना, यानी कि प्ले की शुरुआत होने वाली है, दर्शक बैठे हुए हैं, यानी कि स्टेज सेट है। अब होता क्या है, उससे पहले हम कुछ जो परफॉर्मेंस देते हैं, यानी कि मेन प्ले के पहले, यहाँ पे देखिए आफ्टर पीस का मतलब होता है एंड में, यानी ड्रामा के एंड में जो परफॉर्मेंस होती है। कर्टन रेजर्स क्या होता है, एक तरह से एक माहौल बनाना होता है, जैसे हम एक बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में कहते हैं ना कि चीजों को भूमिका बनाना होता है इंट्रोडक्शन के तौर पे। तो ये कर्टन रेजर्स भी कुछ इस तरह काम करते थे, तो ये भी एक शॉर्ट एक्ट की तरह होते थे। तो 20th सेंचुरी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वन एक्ट का स्वरूप है, यानी ये भी कर्टन रेजर्स हो, आफ्टर पीस हो, इंटरल्यूड्स हो, और जो क्लासिकल एरा में परफॉर्मेंसेस होती थी बीच बीच में जो सीरियस एक्ट्स के दौरान। तो हम समझ सकते हैं कि रूट कैसा है, यानी कि इसके जड़ें जो हैं बहुत ही कह सकते हैं कि पुरानी है और डीप है। ठीक है, तो वन एक्ट जो है इन सारी चीजों से इवॉल्व होकर आज हम उसको हम पढ़ते हैं और एक स्वरूप के रूप में हम उसको देखते हैं। देख लेते हैं कुछ फेमस वन एक्ट प्लेज इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से फेमस जो वन एक्ट प्लेज हैं जिसके बारे में हम अक्सर हमारे यूजी और पीजी सिलेबस में भी हम इनको पढ़ चुके हैं, बट कौन कौन से वन एक्ट प्ले जो फेमस है उनकी लिस्ट मैंने तैयार की है। देखते हैं। क्रपास लास्ट स्टेप, रिटन बाय सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट के बारे में हम सब जानते हैं, वन ऑफ दी ग्रेट 20th सेंचुरी राइटर, और स्पेशली जब एब्सर्ड ड्रामा की बात होती है तो हम इनका नाम सबसे पहले रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे इनके अदर प्लेस भी हैं जो वन एक्ट में नहीं है, वो भी बहुत ही फेमस है। ठीक है, जैसे द डम वेटर की बात कर रहे हैं, हैरोल्ड पिंटर ने लिखी है, अगेन वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ 20th सेंचुरी ड्रामेटिस्ट। तो डम वेटर भी वन एक्ट प्ले है। राइडर्स टू द सी, जेएम सिंच, यानी ये आयरिश हैं, आयरलैंड के थे, और राइडर्स टू द सी इन्होंने लिखी है। द जू स्टोरी, एडवर्ड एल्बी, अमेरिकन प्ले राइट हैं, इन्होंने भी काफ़ी फेमस द जू स्टोरी है, ये भी हमारे यूजी पीजी में ये सारे इंक्लूडेड है। द बेयर बाय एंटोन चेकॉव, यानी ये रशियन राइटर हैं। बिफोर ब्रेकफास्ट रिटन बाय यूजिन ओनील, अगेन अमेरिकन। अ मैरिज प्रपोजल बाय एंटोन चेकॉव, यानी ये काफ़ी फेमस इनका वन एक्ट प्ले है एंटोन चेकॉव का। द स्टीविंग अप टू ब्लांको पॉसनेट, रिटन बाय जीवी शॉ, ये जीवी शॉ का। बेसिकली हम जीवी शॉ के बारे में जानते हैं तो ऐसे राइटर हैं जो काफ़ी प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट, जो हम उनके प्लेस को कैटेगराइज करते हैं, बट हम यहाँ देखेंगे कि इनके जो वन एक्ट प्ले कौन कौन से हैं। द स्वीविंग अप टू ब्लांको पॉसनेट, रिटन इन 1909 बाय जीवी शॉ। अगेन प्रेस कटिंग 1909 बाय जीवी शॉ, ये भी इनका वन एक्ट प्ले है। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स 1910 में लिखी गई ये वन एक्ट प्ले है, और जीवी शॉ ने ही इसको लिखा है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी ट्रिकी होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सोनेट्स की बात आएगी तो हमारे दिमाग में सोनेट्स आएगा, यानी हम किसी पोएट के बारे में हो सकता है, या ये प्ले ना होकर कुछ पोइट्री हो सकती है, क्योंकि सोनेट जब भी आता है तो हमारे दिमाग में पोइट्री की बात आती है जो कि 14 लाइन की पोएम होती है। बट अगेन हमें ये ध्यान देना है कि ये वन एक्ट प्ले है, रिटन बाय जीवी शॉ। शालोम जो है ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है, ओरिजिनली फ्रेंच में लिखी है, तो ये भी इनका वन एक्ट प्ले है। तो ये कुछ 10-11 जो हैं हमारे वन एक्ट प्लेज हैं जो कि 20th सेंचुरी में लिखे गए हैं और काफ़ी फेमस हैं ये सारे प्लेज। तो आई होप कि इस तरह की जो ट्रिकी और वन एक्ट प्ले के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप उसे कर पाएंगे, और इस वीडियो को आप अच्छे से समझे भी होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को आगे बढ़ाइए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक्स मिले, सब्सक्राइबर भी बढ़े, ताकि मैं मोटिवेटेड हूँ और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूँ।